नमस्कार दोस्तों, एक तरफ नैन्सी त्यागी जैसी जब कोई पर्सनैलिटी फॉरेन में जाकर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करे तो लोग उसकी बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। वहीं दूसरी तरफ किसी को अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करने पर माफी मांगनी पड़ती है। और एक और पहलू को देखें तो कुछ लोग तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं और हमने वो विषय उठाया फिल्म में। क्या आज की डेट में अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करने पर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है? और आज की डेट में आखिरकार क्यों हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश सीखना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? जानेंगे आगे की कहानी में, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भारतीय संविधान में भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सरकार ने टोटल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक रूप में चुन सकते हैं। अगर हम बात करें सारे रीजनल लैंग्वेज में हिंदी की, तो ये भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसके टोटल 52.83 करोड़ स्पीकर हैं, जो कि टोटल 43.63% है पूरी आबादी की। उसके बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल आती हैं। ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि भारत में रीजनल लैंग्वेज के मिलियंस में नेटिव स्पीकर हैं। लेकिन आज की डेट में हिंदी बोलने वाली इतनी बड़ी आबादी को भी शर्म का सामना करना पड़ता है। क्या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करना गलत है? हमें हिंदी बोलने या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज बोलने में एम्बैरेसमेंट होने का मतलब यह है कि हमें ऐसी भाषा बोलने को कहा गया हो जो या तो हमें आता नहीं है या फिर हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम इन सारी चीजों को थोड़ी और गहराइयों से समझे तो हमें किसी भी लैंग्वेज की जरूरत 3 मेजर कारणों में पड़ती है। फर्स्ट, पर्सनल कम्युनिकेशन यानी व्यक्तिगत संवाद। सेकंड, एजुकेशनल पर्पस एंड थर्ड, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब हम इन सारी सिचुएशनों में जाते हैं, यानी जब हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल पर्पस के लिए, तो हमें एक और लैंग्वेज उभरती हुई नजर आती है, जो कि है इंग्लिश। इंडिया में इंग्लिश ना आने पर भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थर्न इंडिया में दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में इंग्लिश को हाई वैल्यू दी जाती है। साउथर्न इंडिया में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में तो इंग्लिश को और भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि ये आईटी और कॉर्पोरेट हब्स हैं। वेस्टर्न इंडिया में मुंबई और पुणे में तो इंग्लिश एक एसेंशियल स्किल ही मानी जाती है। एंड ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता जैसे शहरों में इंग्लिश का उतना इंटेंस प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एकेडमिक और प्रोफेशनल वर्क्स के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी हो जाता है। आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज लगभग 10% इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती है और ज्यादातर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। ये प्रीडोमिनेंटली अर्बन एरियाज में और एजुकेटेड इलाइट में ज्यादा यूज की जाती है। इस रिपोर्ट को देखिए। तृप्ति निम्बकर, जो अपनी बच्ची का एडमिशन 2 साल पहले किसी स्कूल में करवाना चाहती थी, तो उन्हें एक अजीब सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। निम्बकर, जो खुद एक मार्केटिंग कंसल्टेंट थी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो चाहती थी कि उनकी बच्ची को एजुकेशन उसकी मातृभाषा में मिले, लेकिन उन्हें एक भी मराठी मीडियम स्कूल अच्छा नहीं मिला जिसमें वो अपनी बच्ची का एडमिशन करवा सके, मराठी जो उनकी एक रीजनल लैंग्वेज थी। ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि किसी भी बच्चे का एजुकेशन इंग्लिश में हो या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज में, ये कैसे तय किया जाए। और अगर हम समय में थोड़ा पीछे चलकर देखें तो इंग्लिश प्रोमिनेंट तब हुई जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था। 1835 में ब्रिटिश लॉर्ड मकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जाता था। इस एक्ट के थ्रू कई सारे स्कूल और कॉलेजेस पूरे देश भर में खोले गए और कुछ मेजर सिटीज जैसे कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे शहरों में तो यूनिवर्सिटीज भी खोली गई। इसका एम था कि एक ऐसे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन हो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में केवल प्रॉफिट और ट्रेडिंग के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की परवाह किए बिना एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये फॉर्मल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में मार्जिनलाइज्ड हो गया और लोग इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होते चले गए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए रखा गया अगले 15 सालों तक, क्योंकि उस टाइम तक इंग्लिश इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी मैनेज करना पड़ा। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी उसके 8th शेड्यूल में 14th लैंग्वेज शामिल थी, जो अब बढ़कर 22 हो चुकी है। उन सारे लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया और साथ ही उनके विकास और समृद्धि का प्रॉमिस किया गया। 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी थी, जिसने लिंग्विस्टिक लाइन पर स्टेट बनाने का काम शुरू किया, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तेलुगु स्पीकर के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्कूल में
3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया, जो कि स्टूडेंट को इनकरेज करता था हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल भाषा सीखने के लिए। इसका एम था मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करना और नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर करना। तब से लेकर आज तक लैंग्वेज को लेकर कई सारी पॉलिसीज आती गई और विवाद होता गया, लेकिन आज की डेट में हिंदी या रीजनल लैंग्वेज तो छोड़ो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ एजुकेशन और करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल इंटरेक्शंस और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। कैसे, आइए थोड़ा डिटेल वे में समझते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अक्सर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और हायर वेजेस से एसोसिएटेड होती है, जो कि सच भी है, क्योंकि स्टडीज दिखाती है कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन सिग्निफिकेंटली ज्यादा कमाते हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से। ऐसा देखा गया है कि उनकी अर्ली वेजेस 34% हायर होती है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और 13% हायर होती है जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं। ये लैंग्वेज अब एक स्किल बन चुकी है जो कि हाई पेइंग जॉब के लिए क्रूशियल है, स्पेशली आईटी, फाइनेंस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए। लेकिन ये एडवांटेज एक डिस्पैरिटी क्रिएट करती है, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज्यादातर अर्बन एरियाज में कॉमन है, लेकिन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों जैसे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को एजुकेशन का एक्सेस कम मिलता है, जो उनकी इकोनॉमिक मोबिलिटी को लिमिट करता है। इंडिया में लैंग्वेज प्रेफरेंस अक्सर सोशल हायरार्कीज को रिफ्लेक्ट और रेनफोर्स करती है, क्योंकि इंग्लिश को प्रेस्टिजियस और इंटेलेक्ट लैंग्वेज माना जाता है, जो इंग्लिश स्पीकर्स के फेवर्स में बायस क्रिएट करती है। ये परसेप्शन वर्क प्लेस और सोशल सेटिंग में एक्सटेंड होती है, जहां इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसे प्रिजर्व करने के एफर्ट्स में एजुकेशन और ऑफिशियल फंक्शंस में उसका यूज प्रमोट करना और साथ ही रीजनल लैंग्वेज में लिटरेचर और मीडिया का सपोर्ट भी शामिल है। इसके बावजूद कहीं न कहीं रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम एजुकेटेड होने का या फिर मॉडर्न ना होने का। ये डायनामिक सोशल प्रेशर क्रिएट करती है इंग्लिश अडॉप्ट करने के लिए, ताकि हमें भी इंग्लिश आ जाए और हमें इन सारी चीजों का सामना ना करना पड़े, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, जो कि इंग्लिश एजुकेशन को अपवर्ड मोबिलिटी का रास्ता समझते हैं। रीजनल लैंग्वेज को प्रिजर्व करना कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इसलिए इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का यूज बैलेंस करना एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इन लैंग्वेज को बैलेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट की, जैसे कि NEP 2020, जो मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करता है। इस पॉलिसी का एम है यंग स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस करना। ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि इंग्लिश किस तरह से डोमिनेट करती है हिंदी और कई सारे रीजनल लैंग्वेज को। आज की डेट में देश में लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्याएं बढ़ती जा रही है और रीजनल स्कूल की संख्याएं कम होती जा रही है, और अब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि उन्हें भी समाज में इज्जत और फ्यूचर में अच्छा करियर मिल सके। इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी को ऐसे डिजाइन करना जरूरी है जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करे और ऐसे किसी एक लैंग्वेज को डोमिनेट होने ना दे। ऑफिशियल लैंग्वेज को बैलेंस करना जरूरी है, ताकि सभी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो सके। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने नीट 2024 में हुए स्कैम के बारे में नहीं जाना है तो यहाँ क्लिक कर इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। धन्यवाद।